काम कानून के अनुसार न्याय करना होता है, यानी कि न्यायपालिका विवादों को सुलझाने का काम करती है। लेकिन अब न्यायपालिका के हालात ऐसे हो गए हैं कि एक एक मामला कई कई सालों तक अटका रहता है, जिस पर सुनवाई ही नहीं होती और इसी कारण न्यायपालिका पर सवाल उठने लगे हैं। पर अब भारत के मुख्य न्यायाधीश एम.वी. रमन्ना ने न्यायपालिका में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के लिए केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से न्यायिका में खाली पड़ी जगहों को न भरना मामलों के लंबित होने का प्रमुख कारण। बता दें कि सीजेआई की ये प्रतिक्रिया जयपुर में अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक में कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के संबोधन के बाद आई है। सीजेआई ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक या दो चीजों पर प्रतिक्रिया दूं, जिसका जिक्र कानून मंत्री ने किया है। जब हम न्यायाधीश विदेश से बाहर जाते हैं तो हमें भी एक ही प्रश्न का सामना करना पड़ता है, एक मामला कितने साल तक चलेगा। आप सभी इसका कारण जानते हैं, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताने। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को फटकार लगाई है और उस फटकार की कई वजह है। खास वजह तो यही है कि देश में तमाम मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं और इसके बावजूद न्यायालयों में खाली पदों को भरा नहीं जा रहा है। और दूसरा आरोप उनका जो बड़ा आरोप है वो ये है कि भारत में जिस तरह से बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जाता है भारी संख्या में और उन्हें जेल में ठूंस दिया जाता है और न्यायिक प्रक्रिया जटिल होने के कारण जिस तरह से वे सालों साल जेल में बंद रहते हैं और उसके बाद निरपराध छूट जाते हैं, तो क्या उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता? साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना के दर्द को, उनकी व्यथा को आपके सामने रखेंगे। हालांकि एन.वी. रमन्ना अब रिटायर्ड होने वाले हैं थोड़े ही समय में, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो संदेश दिया है वह भारत सरकार के ऊपर और पूरे न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर आज़ादी के इतने दिनों बाद तक, आज़ादी के 75 साल बाद तक, आज जब अमृतकाल महोत्सव चल रहा है, ऐसे समय तक में न्याय नहीं मिल पा रही है इस देश की जनता को और लाखों लोग बेगुनाह बेकसूर अदालतों में, जेलों में ठूस दिए जाते हैं और बाद में वे बेगुनाह साबित होते हैं। आपराधिक नहीं होने के बावजूद उनके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हो पाता और जब अपराध सिद्ध नहीं हो पाता तो वे बेगुनाह छूट जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार, क्या मोदी सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की व्यथा से, उनके दर्द से सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? अब ये बात तो बाद में पता चलेगी कि कितना फर्क पड़ा है या कितना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी जो सवाल है वो ये है कि न्यायिक प्रक्रिया खुद सजा बन गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शब्दों में। न्यायिक प्रक्रिया कैसे खुद सजा बन गई है? तमाम बेगुनाह लोग उठा लिए जाते हैं, उनके ऊपर झूठा एफआईआर किया जाता है और उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है। इस तरह के लगभग देश भर की 1378 जेल हैं पूरे देश में। देश भर के इन 1378 जेलों में 6,01,000 लोग बंदी बने हुए हैं, जिसमें से अधिकांश निरपराध हैं। उन्हें राजनीतिक पूर्वाग्रह की वजह से, उन्हें षड्यंत्र की वजह से, उन्हें फंसाने की नीयत से जेलों में ठूंसा गया है। उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और एफआईआर के बाद जेलों में। आपको मालूम होना चाहिए कि आज के दिन ही
121 आदिवासियों को छत्तीसगढ़ की जेल से रिहा किया गया। क्यों रिहा किया गया, कब के बंद थे और इनका क्या गुनाह था, एक उदाहरण के तौर पर हम आपको सुनाते हैं। और इस तरह के हजारों केस हैं भारतीय न्यायतंत्र में। आज बस्तर के छत्तीसगढ़ में 121 आदिवासियों को रिहा किया गया। एनआईए की कोर्ट ने उन्हें रिहा किया। 5 साल से ये लोग गिरफ्तार थे और जगदलपुर की जेल से 110, दंतेवाड़ा की जेल से 3 और 8 लोगों पर दूसरे मामले दर्ज हैं, इसलिए उन्हें नहीं रिहा किया गया। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले में सीआरपीएफ के 24 जवानों की नक्सलियों ने हत्या की थी। नक्सलियों को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन बेगुनाह लोगों को जो उस क्षेत्र में रहते थे उन्हें पकड़ करके और उनके खिलाफ एफआईआर किया गया और 5 साल से वे जेल में बंद रहे। क्या इनके 121 लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ? क्या इन्हें असीमित पीड़ा नहीं पहुंची है? इनके परिवारों की क्या हालत रही हुई होगी उस समय जब ये जेलों में बंद किए गए थे? अगर ये कमाने वाले थे तो परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा होगा। तो सिर्फ एक उदाहरण है ये, ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें निरपराध लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब से बुलडोजर संस्कृति चली है और एक धर्म को निशाना बना करके गिरफ्तारियां शुरू की गई हैं, तब से यह गतिविधियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। और इन गतिविधियों से सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चिंता है और हर एक धर्मनिरपेक्ष प्राणी को चिंता है। चिंता उन्हें नहीं है जो एक समुदाय विशेष से आते हैं, कट्टर हिंदूपंथी हैं या आरएसएस के हैं या बीजेपी के लोग हैं। हमने जो बताया कि 6,01,000 लोग कैद में बंद हैं, इसमें से अधिकतर ओबीसी, एससी, एसटी और मुसलमान हैं। ऊंची जातियों के लोग बहुत कम हैं, क्योंकि हर मामलों में अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति अपराध करता है तो वो भी बच जाता है। कितना भी बड़ा संगीन अपराध ऊंची जाति का व्यक्ति करे वो बच जाता है। उदाहरण के तौर पर नूपुर शर्मा को लीजिए। नूपुर शर्मा की वजह से, नूपुर शर्मा ने जिस तरह से मोहम्मद पैगंबर को जलील किया था, उसकी वजह से पूरी दुनिया में, खास करके मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया था। और मुसलमानों ने जब, सऊदी अरब के मुसलमानों ने जब भारत सरकार को से व्यापारिक रिश्ते खत्म करने, तेल न देने की बात कही, तब जाकर के उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया गया, एक को, और दूसरे को, नवीन जिंदल को, पार्टी से निकाला गया। उसके बाद से अभी इस महिला की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, क्योंकि ऊंची जाति की है, ब्राह्मण जाति की है। और जो कोई ओबीसी, एससी, एसटी का व्यक्ति होता है, वो अपराध में, संगीन अपराध में या साधारण अपराध में उसका नाम भी नहीं होता है, तब भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेलों में ठूस दिया जाता है, सालों साल बंद रहता है और उसके बाद बेगुनाह छूटता है। अब बताइए, आज जो 121 आदिवासियों को छोड़ा गया है, इन्हें नक्सली कह करके बंद किया गया था जेलों में, लेकिन ये नक्सली नहीं साबित हो सके। जो असली नक्सली थे वे तो हत्या करने के बाद वहां बैठे रहेंगे, भाग गए। और गिरफ्तार किया किनको? जिस क्षेत्र में हत्या हुई थी सीआरपीएफ के जवानों की, उस क्षेत्र के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो यह हमारी न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया ढांचागत रूप से बिल्कुल बीमार हो चुकी है और इसमें सुधार की, इसके इलाज की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमना ने जो चिंता जाहिर की है, उनकी चिंता में यही है कि अदालतों में लाखों केस लंबित हैं, जजों की भर्ती नहीं, बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाती है, सालों साल न्याय नहीं, पुलिस संवेदनशील नहीं होती, राजनीतिक पूर्वाग्रहों के चलते या
षड्यंत्र के चलते या सवर्णवादी मानसिकता के चलते लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनका कोई अपराध नहीं होता है। राजनीतिक सत्ता की दखलंदाजी पुलिस पर नहीं होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है। लेकिन क्या उनके कहने से पुलिस जब सरकार के अधीन आती है और पुलिस हर एक इशारे पर काम करती है सरकार के, तो क्या इस आरोप में से मुक्त हो सकते हैं ये लोग? नहीं हो सकते हैं। आप उदाहरण के तौर पर देखिए हाथरस केस में उस समय के कानून और लॉ से संबंधित डीआईजी प्रशांत कुमार ने खुल करके टीवी चैनलों पर कहा था कि हाथरस में तो हत्या या बलात्कार हुआ ही नहीं। एक पुलिस का एक बड़ा अधिकारी इस तरह के बयान देता है और उसके बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। उसके बाद मुकदमा चलता है, 30 हजारी कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। वहां ये मांग की गई थी कि हाथरस कोर्ट में अगर मुकदमा जाएगा तो वहां प्रभावित होगा मुकदमा, इसलिए उसे 30 हजारी में भेजा गया था। और 30 हजारी में जाकर के मुकदमा जब चला तो पता चला कि उसके साथ रेप भी हुआ था, उसके साथ हत्या भी हुई थी और रातों रात उसे जलाया भी गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो बड़ा पुलिस अधिकारी है प्रशांत कुमार, उसने क्या कहा कि न हत्या हुई है और न बलात्कार हुआ है। तो इस तरह से हमारे देश की न्याय व्यवस्था है, इस तरह से हमारे देश में राजनीतिक दखलंदाजी की जाती है और बड़े बड़े मामलों को छिपा दिया जाता है। और जो संगीन अपराध भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, आरएसएस के लोग करते हैं, हिंदू पंथी कट्टरपंथी करते हैं, उन्हें माफ कर दिया जाता है, उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। नुपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार न कर पाना, कई राज्यों की पुलिस इसकी तलाश कर रही है। लेकिन जब यह महिला कह रही है कि हमारा सीधा संपर्क पीएमओ से है, हमारा सीधा संपर्क गृह मंत्रालय से है और हमारे साथ पूरी पार्टी खड़ी है, तो पूरी पार्टी और गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री इसको बचा रहे हैं। अगर ये अपराधी है दुनिया की नजरों में, भारत की नजरों में, सभी की नजरों में, तो इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया अभी तक? तो इस तरह से जो सौतेला व्यवहार होता है, इससे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चिंतित हैं और उन्होंने कड़े शब्दों का न इस्तेमाल करके इशारों में सब कुछ कह दिया। लेकिन इशारों से क्या, अगर कड़े शब्दों में कहते तो शायद तब भी मोदी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती, क्योंकि मोदी सरकार इतना बेशर्म, निकम्मी और ऐसे हरकतें कर रही है जो कि अपराधी करते हैं। वो चाहे योगी सरकार हो, वो चाहे मोदी सरकार हो, वो चाहे अन्य राज्यों की बीजेपी सरकार हो। मोदी जी ने जो संस्कृति, अपराध संस्कृति पर नियंत्रण पाने के बजाय अपराध संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है, बीजेपी ने जिस अपराध संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है वह किसी से छिपा नहीं है। आए दिन धर्म संसद होती है, आए दिन मार डालने, काट डालने, नरसंहार करने की बात होती है, आए दिन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाने की बात होती है। हिंदू युवा वाहिनी जिसकी स्थापना योगी आदित्यनाथ ने किया था, आए दिन हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाता है, मार डालने, काट डालने, बलिदान देने, कुर्बानी देने की बात करता है। लेकिन इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता, इन्हें जेल नहीं भेजा जाता। और वहीं पर मोहम्मद जुबैर नाम के पत्रकार को, जो फैक्ट चेकर है, दुनिया के सामने असलियत को लाता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इनके आईटी सेल के झूठ को पकड़ करके उसकी असलियत को बताता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर एक नहीं तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। कुछ धाराओं में उसे छूट मिल गई क्योंकि उस धारा में उसने कोई गुनाह किया ही नहीं, लेकिन धाराओं की कमी नहीं है। आजम खान को देखिए, ये भी मुस्लिम होने की सजा भोगते रहे लगभग 2 साल तक। आजम खान भारतीय जनता पार्टी की कुटिल नीतियों और इनकी षड्यंत्रकारी नीतियों के शिकार रहे। खास करके योगी जी ने राजनीतिक पूर्वाग्रहों की वजह से इन्हें गिरफ्तार किया। अगर आजम खान जेल नहीं गए होते तो शायद समाजवादी पार्टी की हार नहीं होती। और इसी हार के लिए सबब बनाने के लिए इसको
योगी ने उन्हें 2 साल पहले ही जेल भेज दिया था और उन पर 1-2 नहीं 90 मुकदमे लादे गए थे। 90 मुकदमों में किस तरह के मुकदमे थे? आजम खान कार से जा रहे हैं और वो उतर करके शराब खरीदने लगते हैं। आजम खान बकरी की चोरी करते हैं। आजम खान किताबों की लाइब्रेरी में किताबों की चोरी करते हैं। इस तरह के मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए और सारे मुकदमों को कोर्ट ने जब देखा तो डांट लगाई और जिस दिन फैसला होना था उसके 2 दिन पहले तक मुकदमों की फेहरिस्त आती रही योगी सरकार की तरफ से। डांट लगाने के बाद ही आजम खान के ऊपर लगने वाले मुकदमों की पर रोक लगी है। तो इस तरह से हमारे देश का न्यायतंत्र है कि राजनीतिक पूर्वाग्रहों के चलते या सवर्णवादी मानसिकता के पूर्वाग्रहों के चलते या सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों के चलते मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों के चलते बुलडोजर चलाए जाते हैं और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों के चलते मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, पिछड़ों को, दलितों को निशाना बनाया जाता है। पिछड़ी जाति का अगर कोई है, मुस्लिम है, एससी है, एसटी है, बिना गुनाह के गिरफ्तार कर लिया जाता है और सालों साल जेल में तड़पता है। भीमा कोरेगांव का उदाहरण देखिए, लगभग 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं और अंबेडकरवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। अंबेडकरवादी और बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। बस उनका गुनाह इतना है कि वो दलित समाज और अल्पसंख्यकों से कोई नफरत नहीं करते हैं और न कोई नफरत फैलाना चाहते हैं। और जो लोग नफरत करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, उनकी खिलाफत करते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ को देखिए, नया मामला है। इनके ऊपर गुजरात मामलों को लेकर के जिस तरह से पूर्वाग्रहों के चलते सोनिया गांधी तक को निशाना बनाया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने इन्हें 30 लाख रुपए दिए और उस 30 लाख रुपए को तीस्ता सीतलवाड़ तक पहुंचाया अहमद पटेल ने और उस पैसे का इस्तेमाल मोदी सरकार को गिराने के लिए किया गया। तो यह बात भारतीय जनता पार्टी की है, आज कल की बात है ये। तो इस देश में जिस तरह से प्रशासन चल रहा है, इस देश की जिस तरह से न्यायिक व्यवस्था है और जिस तरह से हमारे देश में कानून व्यवस्था में अफरा तफरी है और एक तरह से कहें तो जंगल राज चल रहा है। मॉब लंचिंग करने वाले एक को बताइए आपने सजा हुई हो और मारे गए हैं मॉब लंचिंग से सैकड़ों, सजा एक को नहीं मिली है क्योंकि वो जय श्री राम बुलवाते हैं और जय श्री राम नहीं बोलते हैं तो मार डालते हैं, काट डालते हैं और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा होता ही नहीं है। होता है तो छोटी मोटी धाराओं में होता है, छूट करके 2 दिन में चले आते हैं। और वही अगर कोई मुसलमान गुनाह करता है और किसी हिंदू को मार देता है तो पूरे देश में आग लग जाती है। अब देखिए राजस्थान के उदयपुर का मामला, कन्हैया लाल, इसकी हत्या मुस्लिमों ने कर दी थी, 2 मुसलमानों ने की थी। इसकी हत्या के बाद पूरे देश में हर राज्यों में कितना ब्राह्मणवादी शक्तियों ने, सवर्णवादी शक्तियों ने आवाज उठाई थी और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की थी और लगा कि जैसे मुसलमानों का आतंक आ जाएगा, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, धर्म संसद में यति नरसिंहानंद ने कहा था कि मुसलमानों की संख्या 2029 तक इतनी बढ़ जाएगी कि 2029 में वे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अगर 29 में नहीं बने तो 2034 में बन जाएंगे, 34 में नहीं बने तो 2039 में बन जाएंगे। और जब मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो 50% हिंदुओं को काट डालेगा और बाकी को मुस्लिम बना लेगा। इस तरह की बातें कही जा रही है, मतलब कि जो संभव ही नहीं है, ऐसी बातें भड़काने के लिए हिंदू समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए ऐसी बातें की जा रही है। तो इस देश का न्यायतंत्र बचा कहाँ है? अगर न्यायतंत्र होता तो उसे उसी समय गिरफ्तार कर लिया जाता, कड़े कानूनों के तहत, जो कानून उसके ऊपर लागू होने चाहिए थे उन कानूनों के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था और उसे जेल में होना चाहिए था, ताकि ऐसी हिमाकत कोई न करे आग लगाने के लिए समाज में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो चिंताएं व्यक्त की है कि जटिल प्रक्रिया है,
इस प्रक्रिया को और आसान बनाया जाना चाहिए और न्याय अधिकांश लोगों को नहीं मिलता है और सबको न्याय मिलना चाहिए। सभी के मौलिक अधिकारों की रक्षा होना चाहिए और सबसे बड़ी चीज कि पुलिस को जवाबदेह होना चाहिए, पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए, पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए, पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की यह चिंता वाजिब है और जिस चिंता को हम लोग उठाते हैं, जिस चिंता की बात हम लोग करते हैं, अगर वही चिंता सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर इस बात को उठाया है तो इस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए और अदालतों में खाली पदों को भरने की कोशिश करनी चाहिए। और अदालतों की जो मौलिक ढांचा है, जो कि मौलिक ढांचा एक तरह से उसको जो है उसमें सुधार लाने की जरूरत है और जितनी जटिलताएं और जितनी प्रक्रियाएं उसमें नहीं होनी चाहिए और उन जटिलताओं को सही करने का समय आ गया है और पूरे न्याय प्रणाली की समीक्षा होनी चाहिए, पूरे पुलिस प्रशासन की समीक्षा होनी चाहिए और राजनीतिक दलों के पूर्वाग्रह से किसी को जेल नहीं होनी चाहिए, किसी के खिलाफ FIR नहीं होना चाहिए। ये भारत देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार चल रहा है और उस संविधान के अनुसार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, सबके समान अधिकार हैं और उनके अधिकारों को, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अगर एक खास समुदाय RSS और भारतीय जनता पार्टी उभर करके सामने सत्ता में आ गया है तो वो सबको हिंदू बनाने या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो काम कर रहा है और जिस रास्ते पर चल रहा है, अगर इसी रास्ते पर चलेगा तो भारत राष्ट्र का क्या हाल होगा कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, हम देशवासियों को भी उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की चिंता में शामिल होना चाहिए और इस देश के न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक ढांचे को खराब करने और मौलिक आजादी के लिए हमें और सरकार की कुटिल नीतियों से बचने के लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए। इसके लिए चाहे भले ही हमें क्यों ना वोट पर चोट करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।